सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। आज तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। आज तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर आज का है, क्योंकि बच्चों आज के इस महा मैराथन क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 टॉपिक। एक तो हम पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में, 1 से 2 नंबर में आते हैं। हम इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब रिएक्शंस देखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे और नेम रिएक्शंस, इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं मात्र एक वीडियो में। आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और आप इस बार क्लास 12 में हैं तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। इसमें जो भी मैं टॉपिक बताता हूं, जो भी क्वेश्चन बताता हूं, जो कुछ भी बताता हूं, इनको नोट करते हुए चलना है और हल को नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम के समय पर आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सको। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में मैं कहता हूं 99.99% यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से देखना है, एक एक टॉपिक को समझना है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और आप भी समझ सके। और जो भी हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो संपूर्ण बुक के होने वाले हैं, यानी कि अगर हम बात करें पूरी किताब के होने वाले हैं। तो आइए एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा इसको ध्यान से। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है। क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2014 में आया है, 2016 में, 17, 22 और 23 में पूछा गया है। 22-23 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। एक ऑप्शन दे रहा है 55.56, एक ऑप्शन दे रहा है 5.556, एक ऑप्शन दे रहा है 0.018, एक 0.18। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं सॉल्व करने से बढ़िया है मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसमें आपको ये आंसर मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे शुद्ध जल की जब मोलरता निकालेंगे 1 लीटर बिलियन में, तो हमारी आएगी 55.56 या 5.56। 55.56 ये आंसर है। आप इसको रट लीजिए और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बच्चों अगर बात करें श्यानता की, परासरण दाब की, या प्रकाशिक घूर्णन की, या पृष्ठ तनाव की। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2013, 14, 16 और 17 में पूछा भी गया है। तो बच्चों बात की जा रही है यहां पर अणुसंख्य गुणधर्म की। इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बच्चों अगर अणुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं तो अगर आपने परासरण को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वहां पर पढ़ा होगा अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परासरण दाब। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से, और आपने जितने भी बोर्ड एग्जाम दिए उनमें सभी में लगभग क्वेश्चन आया है। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 0.50 वोल्ट, कामा माइनस 2.5 वोल्ट। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम कौन सा होगा। सबसे ज्यादा अपचयन कौन होगा, सबसे कम, फिर उससे कम कौन होगा, फिर उससे कम कौन होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है। सबसे ज्यादा निगेटिव है जो हमारा है सी, क्योंकि इसको हम सी मानेंगे, ए बी सी। फिर उससे कम है वी, फिर उससे कम है ए। ठीक है, तो सी, वी और ए ऐसा किसमें दिया गया, इसमें ए, इसमें बी, इसमें बी, कुछ नहीं है। सी, वी, ए जो सबसे निगेटिव होगा वो सबसे अधिक अपचयन शक्ति रखने वाला होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के का समीकरण है। और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2010, 12, 13, 17 और 21 में नहीं आया होगा, 21 में नहीं आ सकता, 13, इतने साल क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आया है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण मैंने आपको बताया था जिस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, और इसमें क्या होता है k = 2.303 t log 10 a/a-x, या फिर ए वाला ऑप्शन सही है। ये तो आपको पता है, ए अर्धायुकाल का है बच्चों, किसका है, अर्धायुकाल का।
इसको टी हाफ कहते हैं। तो ये तो अर्धायु काल का है, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। ए भी हमारा 2.303 टी स्क्वायर, ए भी नहीं। हमारा जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस पर हमें न्यूमेरिकल भी लगाने को आते हैं, मैं आपको लगवाऊंगा वी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। देखिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक क्या होता है, 2011, 17, 19 और 23 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो देखिए बच्चों, वेग स्थिरांक किसका पूछ रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया का पूछ रहा। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया था, निकालना बताया था। तो अगर बच्चों वेग स्थिरांक की बात करते हैं तो आपको याद रख लेना है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। आप इसको रट लीजिए, चाहे जैसे भी आपको करके याद रख लेना है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, संक्रमण तत्वों में डी 4D श्रेणी के तत्व हैं। अब देखिए संक्रमण तत्व हैं, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो 4D श्रेणी का तत्व है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं 4D श्रेणी की, तो आपने पढ़ा होगा 4D श्रेणी में BC बोरान जो होता है 47, ये जो होता है 4D श्रेणी का तत्व है इन सभी की तुलना में। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। अगला है बच्चों क्लोरोफार्म, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। अगर हम क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं और तो क्या देगा, ये क्वेश्चन 2014, 17, 16 और हमारा 18 और 23 में आया हुआ है। तो अगर हम क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं, क्लोरोफार्म की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है आपको पता ही, एक बहुत जहरीली गैस बनाता है। ऐसा आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे CHCl3 प्लस इसके ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते थे तो हमारी फॉस्जीन गैस बनती थी। आपको पता होगा, मैंने रिएक्शन आपको कई बार पढ़ाई हुई है। अगला देखिए, अगली रिएक्शन है निम्न में कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता है। देखिए इसमें कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता है, क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इनमें से 3 तो ऐसे होंगे जो फेलिंग विलेन को अपचयित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं कर सकता है, और वही हमें छांटना है इसमें ऐसा कौन सा है। क्या फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपको जो भी एल्डिहाइड वाले हैं ये तो आपको निकाल देना, क्योंकि ये तो अपचयित कर देते हैं। ठीक है, बात आती है फार्मिक अम्ल की, तो मैंने आपको फार्मिक अम्ल का भी फेलिंग विलेन के साथ अपचयन पढ़ाया था। अब हमारा सिर्फ एक बचा है, वो बचा है एसिटिक अम्ल, और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, और इतना पूछा गया कि आप देख सकते हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 और 23 इतनी बार पूछा गया। क्या कह रहा है, RNH2, CHCl3, KOH एल्कोहली, RNC, KCl और H2O। आपको मैंने रिएक्शन पढ़ाई, आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जगह पर R की जगह पर हम रखते थे C6H5NH2 यानी कि एनिलीन, और एक रिएक्शन बताते थे, यहाँ पर भी रखते थे R की जगह पर C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता था। और मैंने आपको कई बार रिएक्शन पढ़ाई, अगर आपने हमारे सारे लेक्चर अटेंड किए ना तो क्वेश्चन आप आंखें मीच के कर देने वाले हो। कौन सी बच्चों, ऐसा होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। मैंने आपको इतनी बार पढ़ाई ना, अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे ना तो आपको रट गई होगी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। देखिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहता है सबसे मीठी शर्करा है। अब देखिए यहां पर हर बच्चे को क्वेश्चन में डाउट होगा, 2017 में भी, 18 में भी, 23 में भी। अगर हम बात करें सबसे मीठी शर्करा की, तो अक्सर कर आपको किताबों में कहीं कहीं आपको सुक्रोज लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गूगल या कहीं से भी सर्च करोगे अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स में, तो वहां पर आपको फ्रक्टोज मिलेगा, और ये हमारा सही ऑप्शन है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। देखिए डीएनए जो अणु होता है उसमें कौन सा क्षारक नहीं होता। देखिए डीएनए में एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और ग्वानिन जो होता है और जो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो आपको पता है एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, यानी कि प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं। इसमें थाइमिन होता है, ठीक है, साइटोसिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाए, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं होता है। लेकिन जो यूरेसिल है क्या होता है, ये बच्चों आरएनए में होता है। किसमें होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए जो होता है उसमें एडेनिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जिसका यू सिंबल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं।
कि बच्चों थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए और समीकरण भी आपको देना है। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं इनमें आपको क्या करना है, विभेदन करना है। और इनका विभेदन कैसे करेंगे, इनमें अंतर कैसे पहचानेंगे, इसके आधार पर आपको रासायनिक परीक्षण भी लिखना है। किस परीक्षण के आधार पर पहचान सकेंगे और उस परीक्षण का जो आप लिखेंगे उसका हमें समीकरण भी देना है। तो बच्चों हमें आज बात करेंगे आक्सीकरण विधि। जो आक्सीकरण विधि होती है वो क्या होती है, आक्सीकरण विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आक्सीकरण विधि में हम सबसे पहले अगर प्राथमिक अल्कोहल का आक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, अगर हम प्राथमिक अल्कोहल को लेते हैं, अगर उसका पहली बार आक्सीकरण कराते हैं तो वो एल्डिहाइड देता है। अगर हम उसको दोबारा पुनः आक्सीकरण करा देते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है और उसमें कार्बन परमाणु की संख्या मेन अल्कोहल के समान हो रही है तो आप समझ लीजिए वो प्राथमिक अल्कोहल ही है। समझिएगा, प्राथमिक अल्कोहल का आक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देते हैं। पहले क्या देते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO समूह वाले, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। अगर हम उनका दोबारा ऑक्सीकरण कर देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बारे में बताना है। अब हमने एक परिभाषा तो लिख ली और इसमें एक कंडीशन होती है, जो भी हमारा प्राप्त अल्कोहल होगा, जो भी प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा या प्राप्त एल्डिहाइड होगा, उन सभी में जो हमारा मेन अल्कोहल था उसमें जितने कार्बन परमाणु थे उतने ही कार्बन परमाणु आपको आगे कंपाउंड में भी मिलने वाले हैं। तो आइए हम रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ए है हमारा प्राथमिक अल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी हम कह सकते हैं। इसका हमने ऑक्सीकरण कराया तो क्या होता है, CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड बन जाता है। अब हमारे पास होता है क्या, एस्टल्डिहाइड बन गया। अब हमारे पास इसमें देखिए एस्टल्डिहाइड बनाने पर एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ा, इसका H2O वाला जो कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक का ये निकल गया। तो हमने क्या किया, माइनस जल कर दिया। जल हमारा क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब जल माइनस हो गया, हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन गया। अब एसिटल्डिहाइड जो बना है इसका, इसी एसिटल्डिहाइड का हम पुनः ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करने का मतलब ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से क्रिया। जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसका जो हाइड्रोजन है बाहर आ जाएगा और इसका जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन इधर खसक जाएगा, यानी कि एथेनोइक एसिड बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। और देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु 1 2, ठीक है सर, 1 2 1 2, यानी कि सभी में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो प्राथमिक अल्कोहल के समान होती है। जो मेन अल्कोहल होता है उसके मूल अल्कोहल के समान होगी। ये चीज आपको याद रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राथमिक अल्कोहल नहीं होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी तो प्राथमिक अल्कोहल नहीं होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है बच्चों, अगली है द्वितीयक अल्कोहल। बच्चों द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कीटोन देते हैं। कीटोन का मतलब होता है O वाला, O ग्रुप। कीटोन देते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। जिसे जो कीटोन देते हैं उनमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होगी, जो मूल अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल होगा उसमें जो परमाणु होंगे उनके बराबर ही होगी। जैसे कि हमारे पास कोई द्वितीयक अल्कोहल है, क्या द्वितीयक अल्कोहल, जब हमने इसका ऑक्सीकरण किया तो इसमें हमारे पास एक कीटोन बन गया। इस कीटोन का मतलब यहाँ पर बना CH3COCH3 यानी कि एसीटोन बन गया। अब एसीटोन है, द्वितीयक अल्कोहल है। अब द्वितीयक अल्कोहल जब हमने ऑक्सीकरण किया तो हमारे पास एक कीटोन बना। कीटोन में जो जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उतने ही प्राथमिक अल्कोहल में कार्बन परमाणु होंगे, चाहे आप गिन लीजिए। देखिए 1 2 3, यहां पर 3 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या समान रहेगी वो प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल में। ठीक है, अब बच्चों आता है तृतीयक अल्कोहल। इसमें कुछ खास कंडीशन होती है, याद रखना है। तृतीयक अल्कोहल जो है आपको मोस्टली ज्यादातर कई बुक्स ऐसी मिल जाएंगे जिसमें लिखा मिलेगा कि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा यानी कि अच्छे कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, प्रबल अम्लीय लेना पड़ता है, तब हम इसका अल्कोहल करा सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखिए डेफिनेशन समझिए, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते। तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं साधारण परिस्थितियों में नॉर्मली जो होते हैं वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। अब अगर हमें इनका ऑक्सीकरण कराना भी है तो क्या होता है, प्रबल अम्लीय माध्यम लेना पड़ता है। कैसा, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराने पर एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं। क्या होते हैं, कीटोन भी देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण देते हैं। कौन, तृतीयक अल्कोहल। लेकिन जब द्वितीयक अल्कोहल थे वो सिर्फ कीटोन देते थे। तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण देते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर से कम होगी। जो मूल अल्कोहल होगा उस अल्कोहल से कम होती है। समझिए, यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, अब हमारे पास ये तो कीटोन बन गया यानी कि एसीटोन बन गया, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है। अब यहां पर 1 2
3 4 5 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कम है। मूल अल्कोहल जो होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी जो हमारे बनने वाला कंपाउंड होगा उसकी तुलना में। समझ में आया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल का मैंने आपको पूरा ऑक्सीकरण बता दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन करते हुए चलना, वीडियो को बीच में रोककर आप इनको नोट करते हुए चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ टू डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए और आरएनए में अंतर आपको स्पष्ट करना होता है। देखिए डीएनए और आरएनए में अगर बात करें तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। एक तरफ हमने लिखा डीएनए, एक तरफ लिखा आरएनए। सबसे पहला अगर हम बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा होती है, दोनों में पेंटोज शर्करा होती है, ये चीज आपको याद रखना है। दोनों पे पेंटोज शर्करा होती है, लेकिन इसमें जो डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है वो D2 डीऑक्सी राइबोस होती है, और जो मतलब आरएनए में पेंटोज शर्करा होती है वो डी राइबोस होती है, या D1 राइबोस हम कह सकते हैं होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट क्या है, हायर लेवल का है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हायर लेवल में मिलेगा। ये होता है स्वयं द्विगुणन की क्षमता कर सकते हैं। आपका जो डीएनए होता है इसमें यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता होती है, 100 द्विगुणन होती है, इसमें क्षमता होती है 100 द्विगुणन करने की, ठीक है। इसमें तो मान लीजिए एक चेन थी, अगर टूट गई तो 100 द्विगुणन करके अपनी दूसरी चेन अच्छे पॉलीमरेज बना लेती। लेकिन होता क्या है, जो आरएनए होता है इसमें 100 द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। ये चीज आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट मतलब इसमें दूसरा पॉइंट हो गया। अगला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलकर एक हमारा डीएनए की पूरी चेन बन जाती है, उस चेन को ही डीएनए कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी लंबी जो चेन होती है उसे हम डीएनए कहते हैं। अब इसमें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। इसमें कैसी होती है, दोहरी, यानी कि डबल चेन है। लेकिन इसमें क्या होती है, एकहरी श्रृंखला होती है, सिंगल चेन होती है। चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की, तो डीएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजन क्षार हमारे एडेनिन होते हैं, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के जोड़ा जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, देखिए जो एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन के साथ वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, लेकिन जो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आरएनए में नाइट्रोजन क्षार थाइमिन नहीं होता, यहाँ पर यूरेसिल होता है। एडेनिन जो होता है यूरेसिल का साथ डबल बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ये थे मोस्टली 4 अंतर आपको बताने होते। कभी कभी 1 या 2 ही पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, आपको 4 याद रखने। इन 4 से आपसे कोई मतलब अगर आप 4 लिख देते हो तो 1 2 नंबर 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा आपको सारे क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो है नष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह तथा इलेक्ट्रोड व्यूह में संबंध क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नष्ट समीकरण होता क्या है, फिर नष्ट समीकरण में मानक इलेक्ट्रोड व्यूह और इलेक्ट्रोड व्यूह के बीच में संपर्क आपको बताना होता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और इलेक्ट्रोड विभव होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है और नष्ट समीकरण क्या होता है, आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नष्ट समीकरण के अनुसार, हम तीनों चीजों को डिफाइन करेंगे। तो हम लिखें नष्ट समीकरण के अनुसार, यानी कि जो हमारा नष्ट समीकरण है इसी के अनुसार किसी ताप टी पर, ताप हमारा जो होता है टेम्परेचर होता है वो टी होता है, ठीक है। ये एक पर धातु इलेक्ट्रोड, यानी कोई भी धातु इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने M पॉजिटिव से लिखा है कि विभव E है, इसका विभव जो है E है, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है, इसका जो विभव है वो E है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव है E0, इसको आप E0 भी कह सकते हो, ठीक है। और विलयन में धातु आयनों की जो सांद्रता है वो Mn पॉजिटिव है, में निम्नलिखित संबंध होता है। इसका जो संबंध का एक समीकरण होता है, सूत्र होता है वो A होता है, E इक्वल टू होता है E0 -2.303 अपॉन NF RT log 10 1/Mn पॉजिटिव। ये क्या होती है, सांद्रता होती है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर जो N है इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या है, F बच्चों फैराडे नियतांक होता है, T टेम्परेचर है, और R जो है गैस नियतांक होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन सभी के मान की, तो R जो है यहाँ पर गैस नियतांक है, T जो है परम ताप है, F जो है फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। Mn जो है पॉजिटिव, Mn जो वो N है, इसमें क्या होता है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो रिएक्शन होगी इससे क्वेश्चन आए उनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी संख्या होती है। Mn जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है कि विलयन में जो धातु है उनकी सक्रियता क्या है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में 2023 में आया है और 2024 में इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव पर क्वेश्चन लगातार कई सालों से आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, किसी भी साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देना, किसी न किसी सेट में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, हम इसको समझ लेते हैं। जब किसी भी धातु को हम लेते हैं, अब उसी धातु के क्षण लेते हैं, उसको उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में हम डुबो देते हैं। तो समझिए पहले, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य, तो धातु की जो क्षण होगी और जो विलयन होगा उसके मध्य में उत्पन्न होने वाला विभव, उस क्षण और धातु की जो रबड़ जो विलयन होगा उस क्षण के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। यानी कि जो विटामिन होते हैं इन पर हमको संक्षिप्त यानी कि छोटी सी टिप्पणी करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हो जाते हैं कि विटामिन जो होते हैं वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन एक बन सकता है। तो वहां पर आपको याद रखना है कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। और विटामिन की खोज जो थी सी फंक और सी फुंक ने की थी। आपको हिंदी देखिए, यहाँ पर फुंक भी मिल सकता है, कभी कभी फंक भी मिल सकता है। और आपको मीनिंग याद रखनी FUN के, ये आपको हमेशा यही मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि विटामिन की खोज तो इन्होंने की थी। अब हमारे पास विटामिन होते कौन से? विटामिन A, B, C, D, E, K, H और भी सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको विटामिन पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनको भी मैं आपको किसी एक शॉर्ट वीडियो में बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बात, क्योंकि हमें यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करना, पूरी डिटेल नहीं देनी है। अब हमारे पास अगर विटामिन जो होते हैं इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हमारा जो शरीर होता है इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रोग जब उत्पन्न होते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है। जैसे अगर विटामिन A की कमी हो गई तो हमारी रतौंधी हो जाएगी, विटामिन B की कमी होगी तो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, विटामिन C की कमी से एस्कर्बिक एसिड एस्कर्बी रोग हो जाता है, विटामिन D की कमी से सूखा रोग हो जाता है, सारे आपको पता ही है, ठीक है। इसी प्रकार से और जो विटामिन होते हैं, क्योंकि अगर विटामिन भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में तो हमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, रोग से लड़ने में रक्षा मदद करते हैं, रक्षा हमारी करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। जो हमें रोग होते हैं उनके लड़ने में हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विटामिन की कमी होती है तब रोग होते हैं। अगर विटामिन भरपूर मात्रा में तो वो रोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि रोगों को विटामिन से मार देते हैं, ठीक है। अब अगले बच्चे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है ज्यूटर आयन से क्या तात्पर्य है, यानी कि ज्यूटर आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं। बच्चों अगर हम बात करते हैं ज्यूटर आयन की तो अल्फा ज्यूटर आयन पर सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और इसका समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको ये याद है ना तो ज्यूटर आयन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाता है। कभी कभी ज्यूटर आयन के अल्फा अमीनो एसिड का विन्यास पूछ लेता है। जब अल्फा अमीनो अम्ल को जल में घोला जाता है, कोई भी अल्फा अमीनो एसिड है वो हमारा, उसको हम क्या करते हैं, जल में घोला जाता है, तो जल में अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त जो आयन होता है उसे हम ज्यूटर आयन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अल्फा अमीनो एसिड था, अब हमने इसको क्या किया, जल में घोल दिया, तो इसका जो H था वो NH3 बना दिया, CO2 कह सकते हैं या COO निगेटिव बना देगा, NH3 पॉजिटिव बना देगा। ये हमारा ज्यूटर आयन होता है, आपको याद रख लेना, इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें और बार बार कहीं पर भी आपको फोटो की जरूरत पड़े, कहीं भी आपको जरूरत पड़े ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? अगर कोई कॉपर धातु है वो कॉपर धातु के विलयन से सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर धातु है कोई और वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है तो सिल्वर को विस्थापित क्यों कर देती है, समझिए। यानी कि आप कोई, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से समझ लीजिए, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर धातु जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्यों विस्थापित कर देता है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का जो स्थान है वो सिल्वर धातु से ऊपर है, और कॉपर धातु का स्थान जो है सिल्वर धातु के ऊपर होने से कारण जो सिल्वर धातु होती है उसको कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, वहां पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में समझिए, अगर Cu था, अब Cu जो था AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन था, अब क्या करेगा, इसको यहां से सिल्वर को हटा देगा, सिल्वर को हटा देगा और यहां इसके पास आ जाएगा, लंबेज अपनी कर लेगा, इसको तो भगा देता है। मान लीजिए दो, अब समझ लीजिए यहाँ पर दो कपल्स थे, उनका अच्छे से रिलेशन चल रहा था, एक जो सिल्वर आया उसने कहा नहीं 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 हमें जाना चाहिए, उसने क्या किया, इसको भगाया और इसको ले गया अपने साथ में रख लिया, यानी कि इसके साथ दगाबाजी की, इसका विस्थापन करा दिया, यानी कि इसको धोखा दिवा दिया, यानी कि इसका
बिछड़ाव करा दिया है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो Cu जो है उसने सिल्वर नाइट्रेट के विलेन से सिल्वर को विस्थापित कर दिया और कॉपर नाइट्रेट का विलेन बना लिया। और Ag 2Ag यानी कि रजत दर्पण की बात करते हैं, आगे हम बताएंगे इसी के बारे में। 2Ag हमने निकाल लिया तो सिल्वर के अणु को हमने कहा चलो दफा हो, जिंदगी से मेरी दफा हो, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है, पहले हम बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है अगर हमारा ताप स्थिर है और दाब स्थिर है, तो अगर ताप और दाब स्थिर है तो किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी वो उसका जो भी आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती होगी, ये हम कहते हैं जो हेनरी ने कहा था। समझिएगा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर अगर ताप स्थिर है, ताप स्थिर है, तब किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी, किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, गैस का जो आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती होगी। माना हमने किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता है उसको हमने S से प्रदर्शित कर दिया और जो आंशिक दाब है उसका प्रेशर है उसको हमने P से प्रदर्शित कर दिया, यानी कि S जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, यानी कि जो द्रव्य में विलेयता होगी उसके आंशिक गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी कि हेनरी के नियम से जो एस जो होगा वो पी के समानुपाती होगा, ये चीज आपको पता है। मोस्ट IMP इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। यानी कि आपको कारण सहित बताना है कि जो हीलियम गैस होती है, जो हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, वैसे तो सारी उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं, लेकिन उन सभी गैसों में हीलियम जो होता है वो सबसे ज्यादा निष्क्रिय क्यों होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके कारण इसके जो मतलब कोषों की संख्या होती है उसमें बहुत कम होती है। अगर कोषों की संख्या बहुत कम है तो उसमें आकर्षण बल जो होगा, उसके कोषों में जो इलेक्ट्रॉन वगैरह उनके बीच में जो भी नाभिक होता है उनके बीच में आकर्षण बल जो लग रहा होगा वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, इसी के कारण इनको मतलब एक दूसरे से बिछड़ाना मुश्किल होता है। हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या कम होती है और सबसे कम होती है, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसी के कारण हीलियम जो होता है जो उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो उत्कृष्ट गैसें किसी भी कंपाउंड के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की हम बात करते हैं जिसके आधार पर हम कॉपर धातु के विलयन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर सिल्वर को विस्थापित करा देते हैं और कॉपर को ले आते हैं, और जो ऐसा हुआ है किस आधार पर हुआ है, जो श्रेणी बनाई गई जिसके आधार पर हम बात करते हैं वो किस आधार पर बनाई गई। तो बच्चों धातुओं जो भी मेटल थे और नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो हमारी धातुएं थी और अधातुएं थी उनको क्या किया कि मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए। जिनका मानक इलेक्ट्रोड व्यूह उनको सबसे ऊपर रखा गया, फिर उससे कम आता गया, तो जिसका सबसे कम वो सबसे नीचे रख दिया गया। अब होता है क्या, सिल्वर का जो मानक इलेक्ट्रोड व्यूह होता है वो कॉपर से कम होता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर आ जाता है। तो इसीलिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई थी वो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड व्यूह, धातु और धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड व्यूह के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन की अपेक्षा, जो Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन होता है इन आयन की अपेक्षा Mn डबल पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी होता है, क्यों? देखिए Mn का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है 25। Mn का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 25, यानी कि होता है 25। ठीक है सर, Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, +2 3 का मतलब इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, +2 का मतलब इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब हम ऐसे नहीं बता सकते क्यों अधिक स्थायी होता है क्यों नहीं होता है। अब हम इनका क्या करेंगे, मानक वो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जो हमने Mn23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, क्योंकि Mn23 ही बचे क्योंकि 2 निकल गए 25 से। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 3d5 5 में जो d कोष होता है उसमें 5 लगभग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 उपकोष होते हैं, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने किया तो इसमें क्या पता चला हमें, इसमें अर्धपूरित है। अर्धपूरित मतलब डी में टोटल 10 आते हैं, उनमें से हैं कितने 5 हैं, यानी कि हाफ है, आधे हैं। ठीक है, अब हमने जब Mn ट्रिपल पॉजिटिव किया गया तो Mn डबल 22 ही बचे, तब हमने किया है यहाँ पर फौरा ही आ गए। तो हमने देखा क्या, इसमें क्या होता है, इसमें 5 यानी कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन और पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी होते हैं, चीज आपको पता है। तो हमने इसी को इसमें लिख दिया है। क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर यह ज्ञात हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो हमें यह ज्ञात हुआ कि Mn डबल पॉजिटिव आयन अर्ध
अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Mn डबल पॉजिटिव आयन जो होता है उसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके कारण 3D उपकोष अधिक स्थायी होता है और इसीलिए Mn ट्रिपल पॉजिटिव के आयन की अपेक्षा Mn डबल पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी है, क्योंकि इसमें 3D उपकोष में क्या अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें अर्धपूरित से भी कम है Mn ट्रिपल पॉजिटिव में, तो ए नहीं स्थायी होगा। क्योंकि Mn डबल पॉजिटिव में क्या है, Mn डबल पॉजिटिव में 3D5 आ रहा है, 3D5 मतलब 3D में अर्धपूरित, अब डी उपकोष अर्धपूरित है, क्योंकि 3D हो 4D हो, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन जो होगा अर्धपूरित कोष होगा वो अधिक स्थायी होगा, क्योंकि जो उनसे कम होंगे या 6 होते तो उससे अगर बाय चांस यहाँ पर 6 आ जाते तो उससे भी यही स्थायी अधिक होता है, क्योंकि अर्धपूरित या पूर्ण भरे ज्यादा स्थायी होते हैं। चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है बच्चों, अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। अक्रिय तत्व जो होते हैं उनकी किन्हीं 3 आपको विशेषताएं बतानी है। अक्रिय तत्व जो बच्चों होते हैं उनके अगर हम 3 विशेषताओं की बात करें, इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। जो अक्रिय तत्व होते हैं इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, इनके बाहरी कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो पूर्ण होते हैं, और एक जो होते हैं क्रियाशील नहीं होते, इसी के कारण अष्टक पूर्ण होने के कारण ही एक क्रिया नहीं करते। और बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होने के कारण भी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको सिद्ध करके बताना है। तो आइए बच्चों हम सिद्ध कर देते हैं कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह क्यों होते हैं। ये बच्चों हमारा सूत्र जो लिखा है ग्लूकोज का लिखा हुआ, आप इसको याद रखोगे। किसका लिखा है बच्चों? ग्लूकोज का। हमने तोड़कर लिखा है, वैसे तो C6H5 वो C12H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, C6H12 यानी कि C6 6 कार्बन और H12 और O6 होते हैं, O6 होते हैं, O भी 6 होते हैं। जो दिक्कत हो जाती है हिंदी में बोलने में, C6H12O6 बोल रहे हैं तो वही आदत पड़ चुकी है ना। तो हमें बात करते हैं इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी की हमें तुलना करनी होती किसी भी चीज से, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बताते हैं कि आपके गुण उनसे मैच करते हैं, इतने गुण मैच करते हैं, इतने नहीं, तो आप उनके बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम PCl5 लेंगे। PCl5 में जो क्लोरीन है इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से होती है, यानी कि PCl5 जो होता है इसके साथ जब हम ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह, 5 OH समूह, एक तो OH समूह यहाँ पर, 4 यहाँ पर हैं और एक नीचे है, यानी कि 5 OH समूह जो होते हैं वो क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन के द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उनको बिछुड़ा दिया जाता है क्लोरीन के द्वारा, जो ग्लूकोज के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, ठीक है, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है। जिससे क्या होता है, इस चीज सिद्ध हो जाती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। अब हमें बताना है कि इसकी रिएक्शन भी, तो मान लीजिए ग्लूकोज की रिएक्शन हमने PCl5 के साथ क्रिया कराई, तो यहाँ पर CHO में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर OH है यहाँ पर हम सिर्फ Cl लाएंगे। हमने Cl लाया, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास Cl4 यहाँ पर 4 यूज हो गया, Cl एक Cl बचा, तो हमने क्या किया, POCl3 बना दिया, POCl3 प्लस HCl। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब क्यों है, देखिए यहाँ के पास POCl3 बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन था। अब हमें पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने के लिए हमने सबसे बड़े 5 PCl5 के पास बढ़ा, जैसे 5 PCl5 के बढ़ाए हमें यहाँ पर भी 5 बढ़ाने पड़े। जब हमने यहाँ पर 5 बढ़ाया तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 5 बढ़ाने पड़े। समझ में आया। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेप्टाइड बंध क्या है। पेप्टाइड बंध क्या होते हैं बच्चों? पेप्टाइड जो शब्द है वो प्रोटीन से आया है, तो प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखने वाला जो बंध होता है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। सीधी सा बात है, इसमें कोई ज्यादा झंझट याद करने की जरूरत है नहीं है, समझिएगा। वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में, यानी कि ऐसे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं, वे सारे बंध जो प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखते हैं या प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। समझिएगा, ऐसे बहुत सारे बंध जो प्रोटीन के अणु बिखरे हुए पड़े थे या प्रोटीन की एक चैन है, उसमें प्रोटीन के जो अणु हैं, एक अणु दूसरे अणु के साथ जो बंधा हुआ है, उन अणुओं को बांधे रखने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में जो बंध लग रहा है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। बात समझ लीजिए। अगला है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। अब यहां पर हिमांक में उन्नयन आ सकता है, क्वथनांक में अवनमन भी आ सकता है। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि, ठीक है। उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन की अगर हम बात करें
बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जब होता क्या है, जब किसी विलेय को, कोई भी हमारे पास विलेय है, अगर हम उस विलेय को क्या करेंगे, विलायक में घोलेंगे। आपको पता है विलेन हमारा तभी बन सकता है जब उसमें विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। जब विलेय और विलायक दोनों मिलाएंगे तब हमारा एक मिलकर क्या कंप्लीट होता है, विलयन। अब जो विलेय और विलायक को जब घोला जाता है तो प्राप्त विलयन, तो उससे क्या होता है, विलयन प्राप्त हो जाता है। अब उस प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन का मतलब होता है, सीधे हम बात करें वृद्धि, तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है, उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, उसमें जो वृद्धि हो जाती है यानी कि उन्नयन हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उसे क्वथनांक में उन्नयन कह देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई विलेय था, उस विलेय में हमने क्या किया, उस विलेय को विलायक में घोल दिया। अब जैसे हमने उस विलेय को विलायक में घोला तो एक विलयन प्राप्त हो गया। अब जैसे ही विलयन में विलेय को विलायक में घोला, विलयन प्राप्त हो गया। अब विलयन विलायक का क्या होता, क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हो गई। उसका जो क्वथनांक था वो बढ़ गया जैसे ही मिलाया। अब क्वथनांक में जो वृद्धि हो गई, अब एक क्रिया एक हो गई। अब इस क्रिया को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए इससे अगला बच्चों है परिशुद्ध अल्कोहल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। बच्चों अगर हम बात करते हैं परिशुद्ध अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होता है हमें कहीं कहीं शुद्ध अल्कोहल नहीं मिलता है। कभी कभी परिशुद्ध अल्कोहल पर टिप्पणी पूछ लेता है, कभी कभी पावर अल्कोहल पर पूछ लेता है। तो बच्चों परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें से 80 से 95% एथिल अल्कोहल उपस्थित हो, बस वही परिशुद्ध अल्कोहल समझिएगा। वह अल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल अल्कोहल, 80 से 95 याद रखिएगा डाटा, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। परिशुद्ध अल्कोहल में एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है 80 से 85, 10 से 20, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 80 से 95% मिल सकता है, 80 से 90 मिल सकता है, वो भी लगा देना, 80 से 95 भी लगा देना। तो आपको याद रखना है एथिल अल्कोहल जो होता है उसमें परिशुद्ध अल्कोहल में एथिल अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 80 से 95% होती है। ठीक है, और इसे परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पावर अल्कोहल क्या होता है। पावर अल्कोहल क्या होता है, और पावर अल्कोहल को ही हम एक्चुअल में अल्कोहल कहते हैं, इसे ही हम सत्य अल्कोहल कहते हैं। इसमें क्या होता है, पावर अल्कोहल जो होता है इसमें क्या होता है, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, पावर अल्कोहल कहते हैं। अगर हमने पेट्रोल और एथिल अल्कोहल को मिला दिया और उससे एक मिश्रण बन गया, उसे हम पावर अल्कोहल कह सकते हैं। लेकिन उसमें मिलाने का जो रेशियो है, जो प्रतिशत है, सांद्रता है, कितना क्या होना चाहिए जिसको हम पावर अल्कोहल कहेंगे। तो पावर अल्कोहल में क्या होना चाहिए, 80% तो पेट्रोल होनी चाहिए, 80% क्या होनी चाहिए, पेट्रोल होनी चाहिए, तथा 20% एथिल अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20% एथिल अल्कोहल होना चाहिए, और हमारी जो 80% है उसमें 20% एथिल अल्कोहल होना चाहिए और 80% हमारी पेट्रोल होना चाहिए। वही अल्कोहल जो होगा वो हमारा पावर अल्कोहल कहलाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण। अगर बच्चों क्वेश्चन पढ़कर समझकर अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण मतलब प्रोटीन का टूटना। प्रोटीन का टूटना मतलब अभी हमने बात की थी प्रोटीन के अणुओं के मध्य बंध कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध। अब वो पेप्टाइड बंध टूट गया किसी कारण से, हमने क्या किया, उसको गर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, भौतिक रासायनिक, इनमें हमने कोई केमिकल डाल दिया, प्रोटीन के बंध जो थे उनको तोड़ दिया। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन की जो संरचना होती है, उनकी जो यानी कि स्वाभाविक स्थिति होती है, उसको खो देती है। इसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। समझिएगा, जब प्रोटीन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण, जब प्रोटीन में क्या करते हैं, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, उस भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो प्रोटीन के अणु में पेप्टाइड बंध होता है, उनमें बीच में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, उनमें क्या होती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है। अब उसकी जो तृतीयक संरचना थी वो भंग हो गई, जिससे क्या होता है, हेलिक्स अकुंडलित, जो उसकी चेन थी वो अकुंडलित मतलब खुल जाती है, खुल गई, अतः अपनी प्रोटीन की जैविक क्रिया खो देती है। इस क्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि जो प्रोटीन की जैविक क्रिया थी और इसका मेन कारण था वो खो दिया, और इसे ही हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। समझिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परासरण दाब क्या होता है। आपको बताना है कि परासरण दाब क्या होता है। अब होता क्या है, परासरण दाब पूछे चाहे परासरण क्रिया पूछे, बच्चे एक ही आंसर लिख देते हैं, गलत है। परासरण क्रिया अलग होती है, परासरण दाब अलग होता है। परासरण की क्रिया जो होती है उसे अगर हमें रोकना है तो एक दाब लगाना पड़ता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, ना कि क्रिया को परासरण दाब कहते हैं। समझिएगा, मान लीजिए आप गाड़ी या बाइक चला रहे थे, आप बाइक चला रहे थे, आपको बाइक रोकनी है, तो आपने एक ब्रेक लगाई, उसमें एक दाब लगाया, तो बाइक रोकने के लिए जो दाब लगाया उसे बाइक रोकने का दाब यानी कि ब्रेक कहते हैं। इसी प्रकार परासरण की क्रिया चल रही थी,
उस परासरण की क्रिया को अगर हमें रोकना है तो उसमें भी हमें एक दाब लगाना पड़ेगा। उस दाब को जब हम उसमें दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। अब जैसे ही देख दाब लगाया, उस परासरण की क्रिया रोक दी, तो दाब तो लगाया और रोकी कौन सी क्रिया? परासरण की। तो हमने क्या कह दिया उसको, उसी दाब को ही कह दिया हमने परासरण दाब है। क्या है? यही परासरण दाब है। समझिए, आप एक बार परिभाषा भी समझिए। वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है परासरण दाब कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इकाई जो इसकी होती है, इसका मात्रक जो होता है परासरण दाब का, वो वायुमंडल होता है। एटीएम, वायुमंडल, याद रखिएगा। और हमारा लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों, ऐसा बताना है। देखिए होता क्या है, संक्रमण धातुएं जो भी हैं वो रंगीन यौगिक बना देती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब अर्धपूर्णित इलेक्ट्रॉन या पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कुछ। ठीक है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। सामान्यतः, ज्यादातर ऐसी भी हैं संक्रमण धातुएं जो नहीं बनाती हैं, मतलब ज्यादातर जो है संक्रमण धातुएं बनाती हैं सामान्यतः, नॉर्मली कंडीशन में। तो होता क्या है, क्यों बनाती है? क्योंकि इनमें बच्चों अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जैसे कि मैंने पीछे Mn डबल पॉजिटिव और Mn ट्रिपल पॉजिटिव की भी ऊपर कल्पना की थी, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसी के कारण, किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे रिएक्शन पर। पहले रिएक्शन बात करें क्या होता है जब। देखिए क्या होता है जब हमारी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आती है, 5 नंबर में आती है, बात आपको पता है। देखिए हमारे पास पहली रिएक्शन है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आपको रिएक्शन बताना है। ये बच्चों रिएक्शन जो है 2 स्टेप में पूर्ण होती है। यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है, ये दूसरी रिएक्शन का जो वो दे रहा है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से सेम 2016 के बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछी गई थी, सेम इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। ठीक है, हमें पता है एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है सर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये भी पता है। इसकी क्रिया यहां पर कह रहे हैं 140 सेंटीग्रेड पर, ऐसा नहीं होता बच्चों, यहां पर सबसे पहले में 100 सेंटीग्रेड रखना पड़ता है बच्चों, 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पर हमें क्रिया करानी पड़ती है। तो इसका जो H है, इसका एक हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है H2 ये वाला निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी कि H2O के रूप में निकल जाएगा। बचेगा क्या? C2H5। अब क्या बचा? H। अब इधर क्या बचा? SO4 प्लस हमारा निकल के आ गया H2O, यानी कि जल जो है वो निकल गया। इतना निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को उठा लेना है। इस कंपाउंड को उठा लेना है जो हमने ये वाला निकाला है, इसकी क्रिया करानी है C2H5HSO4। इसकी क्रिया में क्या करना है, इसकी क्रिया में करानी है C2H5OH के साथ। अब इस बार हमें टेम्परेचर लेना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड हम जब टेम्परेचर लेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले कंपाउंड को यहां तक लिख लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, यही लिख लेना है, ये वाला C2H5 प्लस। अब देखिए यहाँ का H बचा, इधर एक H बचा, यानी कि H2 हो गया, प्लस SO4 बचा, यानी कि जो हमने इधर यहाँ पर जोड़ा था वही लास्ट में निकल गया, H2SO4। ये हमारा कंपाउंड बनता है, ये मेन होता है। ये यहाँ पर बन जाता हमारा डाई एथिल ईथर। क्या बन जाता है बच्चों? डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर जो बनता है, यही डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला समीकरण है। ये दोनों अगर रिएक्शन आपको आती हैं तो आप डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला समीकरण भी इसी को कह सकते हो। समझ में आया? अब देखिए ये जो हमारी रिएक्शन आती है, आपको इसी प्रकार से 2 स्टेप में ही बनानी है। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाती है तो आपको याद रखना 2 स्टेप में ही बनानी है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखिए। अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो है एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। जो हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, इसको अगर हम टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है? जो भी हमारा एसिटल्डिहाइड है मान लीजिए, उसको हम क्या करेंगे, टालेन अभिक्रमक जो होता है उसके साथ अगर हमने गर्म कर दिया तो हमें यार क्या बनेगा, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले आपको एसिटल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए, CH3CHO प्लस टालेन अभिक्रमक का आपको सूत्र पता होना चाहिए,
2O क्या होता है, Ag2। अब जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, टालेन अभिक्रमक को Ag2O के साथ गर्म करते हैं, टालेन अभिक्रमक जो है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम बच्चों क्या है, टालेन अभिक्रमक, जो आपको यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, टालेन अभिक्रमक है। जब इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो बच्चों जब हम एसिटल्डिहाइड जो होता है इसको टालेन अभिक्रमक के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों, एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH प्लस क्या होता है 2Ag निकल जाता है, क्योंकि Ag2 है। अब देखिए यहाँ का CH3O, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल। क्या बनता है बच्चों, एसिटिक एसिड बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक गलत लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एसिटिक एसिटिक बनता है, एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। अगले रिएक्शन देखिए बच्चों, अगले रिएक्शन है बच्चों, फिनोल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ होती है। जो हमारा फिनोल होता है इसका ठंडा तथा तनु, ठंडे का मतलब होता है लगभग 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और तनु होना चाहिए। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं HNO3 के साथ, तब क्या बनता है, तो इसमें बच्चों नाइट्रोफिनोल बनता है। ये भी हमारी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। देखिए इस तरीके से आपने फिनोल का फार्मूला देखा होगा, फिनोल की रिंग होती है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, ठंडा भी लेना है तनु भी, यानी कि हमने क्या किया, तनु HNO3, ठंडे का मतलब हमने ले लिया 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब इसकी 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पहले रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे ना तो हमारे पास H जो है यहाँ पर OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, NO2 आ जाएगा। इनको यहाँ पर आर्थो होता है, पैरा होता है, नाइट्रो होता है, आर्थो पैरा नाइट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आर्थो, तो इसको हम कहेंगे आर्थो, O फॉर आर्थो, नाइट्रो फिनोल, आर्थो नाइट्रो फिनोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब हम आर्थो नाइट्रो फिनोल बनेगा, प्लस क्या होगा, इसमें एक कंपाउंड और निकल जाता है। क्या निकलता है, इसका में निकलता है आर्थो की जगह पे पैरा, यहां पर आपको OH लगा देना है। अब जो NO2 आपने यहां पर लगाया, इसको लगा के आपको नीचे रखना है NO2, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनोल। ये आर्थो नाइट्रोफिनोल था, ये पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से बैलेंस करना पड़ेगा और पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया, HNO2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, अब हमें पूरी अगर रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो टाइम लग जाएगा। अगर आप देखिए, अब हमें इसमें क्या होता है, ये मायने नहीं रखता कि आपको बैलेंस ही करनी है, ऐसा कोई जरूर नहीं होता कि बैलेंस ही आपको करके ही देनी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप यहाँ पर 2 मत बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर बढ़ाओगे तो पूरी रिएक्शन बैलेंस टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं, जहां पर बैलेंस करने की जरूरत होगी वहां पर मैं बैलेंस करवा दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैंने जो भी रिएक्शन बताई सारी बैलेंसिंग के साथ बताई, यहाँ पर आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर आपको पूरे मिलने वाले। अगर आप कर भी देते हो तब भी उतने मिलेंगे, और नहीं भी करते तब भी उतने, क्योंकि यहां पर में मतलब नहीं होता बैलेंस से, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन होती है बच्चों, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। जो हमारा आयोडोबेंजीन होता है, ठीक है। तो अगर चलिए इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर आपको 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पर 2 बढ़ाओगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फिनोल वाली रिंग है बैलेंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ के हो गए। आप इधर देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 से बैलेंस ही करेंगे। जब हम 2 से बैलेंस ही करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ के हो गए, प्लस 2 हाइड्रोजन, प्लस क्या बचा, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, प्लस हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो गए। तो नाइट्रोजन 1 1 2 यूज हो गए, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे के पास बचे O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन बचे और 4 हमारे पास हाइड्रोजन बचे, क्योंकि 2 यहाँ से निकले, प्लस हमने क्या किया, जल को निकाला पहले। अब जल को निकालने के लिए हम 2 से यहाँ पर बैलेंस कर देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते, सर ने हमें बताया नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे की जाती है, अन्यथा यहाँ पर रिएक्शन बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। जो आयोडोबेंजीन होती है उसको कॉपर के साथ, आयोडोबेंजीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यहां पर आपको आई लगा देना। ये बच्चों है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को हमने कॉपर के साथ गर्म किया, यानी कि प्लस Cu। कॉपर का सूत्र होता है, Cu के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं डाइफेनिल।
बच्चों आप इस रिंग को सही बना सकते हो, ठीक है। CuI, यहां पर हम 2 से वैलेंस करेंगे, यहां पर भी 2 से वैलेंस करेंगे और हमारा इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाई फेनिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना हमारा आयोडोबेंजीन से क्या बना, आयोडोबेंजीन को जब हम कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बन जाता है। ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें रिएक्शन की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, आप करना चाहें तो करें, अन्यथा ना छोड़ दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन के बैलेंसिंग के नंबर आपको ज्यादा नहीं यहाँ पर नहीं कटते हैं। अगर कोई वैसी रिएक्शन होती है वहां पर बैलेंसिंग के नंबर कट जाते हैं, वहां पर बैलेंस करना आपको जरूरी होता है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन बच्चों फार्मल्डिहाइड का सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। जो फार्मल्डिहाइड होती है उसको सांद्र NaOH के साथ हम गर्म कर देते हैं। जब हम फार्मल्डिहाइड को, सबसे पहले आपको फार्मल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मल्डिहाइड का बच्चों सूत्र होता है HCHO, फार्मल्डिहाइड हो गया। इसको हमने क्या किया, NaOH के साथ गर्म किया। कैसा NaOH होना चाहिए, सांद्र। हमने नीचे लिख भी दिया क्या कैसा होना चाहिए बच्चों, सांद्र NaOH होना चाहिए, ठीक है। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे, सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH। CH3OH बन गया, प्लस क्या होता है आपका HCOONA, HCOONA। अब हमारे पास बात आती है कि इस कंपाउंड का सर नाम क्या होगा। इस कंपाउंड जो हमारे पास बना इसका नाम क्या है, तो बच्चों इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। बच्चों क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन है। अब इसका नाम आपको यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, सांद्र, इसका नाम है फार्मल्डिहाइड, NaOH है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको मैंने जो टॉप 5 रिएक्शंस थी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कैसे प्राप्त करेंगे। हमारी पहली रिएक्शन है एथिल एल्कोहल से आइडोफार्म। एथिल एल्कोहल से आइडोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चों एथिल अल्कोहल से आइडोफार्म बनाने के लिए हमें एथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, C2H5OH। यहां पर वो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, हमें कौन कौन से कंपाउंड लेना है। यहां पर बच्चों आपको कोई एक हाइड्रोजन लेने रहा, हाइड्रोजन हमें क्योंकि आइडोफार्म बनाना तो हम लेंगे I2, प्लस क्या करेंगे हम यहां पर कोई एक क्षार ले लेंगे। हम यहां पर NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, जब हम यहां पर इन सभी की क्रिया जब करा देते हैं तो हमारे पास आइडोफार्म हमें बनाना है। मेन कंपाउंड है CHI3। ये हमारा बच्चों बन गया आइडोफार्म। ये हमारे पास मेन कंपाउंड है जो हमारा बन गया आइडोफार्म बनने के साथ साथ यहां पर आपका बनेगा Na प्लस आपका जल निकलेगा H2O प्लस आपका एक कंपाउंड और निकलेगा HCOONA। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर I कितने 3 और यहाँ पर 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे, 2 से बैलेंस करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर हमारे पास CH बैलेंस नहीं होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 1 4 है, हमने क्या किया, जो यहाँ पर I है यहाँ पर हमने 4 बढ़ाए, 4 दूनी 8 I हो गया। 8 I होने के यहाँ पर 3 यूज हो गए। अब हमें जो भी बढ़ाना है यहाँ पर बढ़ाना है 3। अगर 8 से अगर 3 को निकाल देते हैं तो हमारे पास 5 बचते हैं। तो हमारे पास जो NaI है यहाँ पर हमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पर हम बढ़ा देंगे 5। अब जैसे हमने NaI के पास 5 बढ़ाए, Na कितने हो गए 5 और 1 6। अब हमें यहाँ पर 6 बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे हमने 6 बढ़ाए, हमारी रिएक्शन बैलेंस, अब हमारे सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन 6 और 1 7 है, इधर ऑक्सीजन 2। अब हमें यहाँ पर कितने बढ़ाने 4। अब 4 बढ़ाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 4 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 2 3 है, इधर 6 और 1 7 हो रहे हैं, 6 1 7। अब यहाँ पर हमें 5 करने हैं, तो हम 5 जल के पास बढ़ा देंगे, हमारी रिएक्शन भी बैलेंस, और यही रिएक्शन आपको बनानी है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बच्चों हमारा आइडोफार्म बन गया। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है बेंजीन से आपको एसीटोफिनोल बनाना है। क्या बच्चों बनाना है, आपको बेंजीन लेना है, उसी से आपको एसीटोफिनोल बनाना है। अब हम बेंजीन से एसीटोफिनोल कैसे बनाएंगे, आपको बेंजीन की रिंग तो आपको बनाना आता ही होगा, ये बच्चों बेंजीन की रिंग। अब हमें बनाना क्या है, एसीटोफिनोल। एसीटोफिनोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड लेंगे। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड बनाने की, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुष्क AlCl3 ले लेंगे। शुष्क Al3 हम ले लेंगे, तब हम क्रिया इसकी कराएंगे। शुष्क Al3 की उपस्थिति अगर नहीं लेंगे तो रिएक्शन हमारी अच्छे से नहीं होगी। जब इसकी यहाँ पर क्रिया करेंगे, हमें बनाना क्या है, एसीटोफिनोल बनाना है। एसीटोफिनोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर COCH3 ले लेंगे।
इसके जो ऊपर है COCH3 ले लेंगे, प्लस हम क्या करेंगे HCl निकाल देंगे, क्योंकि ये Cl अब हमारे पास यहाँ पर CO ये वाला हो गया, CH3 A1 जोड़ दिया और HCl निकाल दिया। इसका नाम बच्चों है एसीटोफिनोन। ये क्या बच्चों? एसीटल क्लोराइड। क्या बच्चों? एसीटल क्लोराइड। एसीटिल क्लोराइड, एसीटल क्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगली बच्चों हमारी जो रिएक्शन है फिनोल से पिक्रिक एसिड, यानी कि हमें फिनोल से बनाना है पिक्रिक अम्ल। कैसे बनाएंगे? आपको फिनोल का सूत्र पता है, मैंने आपको पीछे भी यूज कर चुके हैं आप लोग। यहां पर आपको टॉप पर क्या रहता है? OH। ये फिनोल बन गया। फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? सोडियम नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है, HNO3। ठीक है, इसकी जब हम लेते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ प्रेजेंस रखना होता है H2SO4 की, H2SO4 की उपस्थिति रखनी होती है और हमारे बन जाता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, आपने कई जगह पर बना हुआ देखा होगा। यहाँ पर आपको टॉप पर OH लगा होता है, यहाँ पर आपको लगा होता है NO2, यहाँ पर भी नीचे भी NO2 आपको मिलेगा, NO2, यहाँ पर आपको मिलेगा O2N, क्योंकि रिएक्शन सही से बनी है। ठीक है, अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहें, इसका नाम वैसे तो पिक्रिक अम्ल है, वैसे क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। अगर इसका IUPAC नाम उससे तरीके से देखें, हम लिखेंगे 2,4,6। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई क्योंकि 3 बार लगे हैं, नाइट्रो का मतलब NO2 लगा है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसका नाम है बच्चों पिक्रिक एसिड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे और हमें जल निकाल देंगे और जल के पास हम 3 बढ़ा देंगे, बस हमारी रिएक्शन भी बैलेंस होगी। ठीक है बच्चों, समझ में? अगला देखिए, अब बच्चों बात आती है एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरीटोन। कैसे बनाएंगे? एसीटोन का आपको फार्मूला पता है, CH3CH3 डबल बॉन्ड, एसीटोन का फार्मूला होता है। हमें बनाना है क्या बच्चों? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बनाने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफार्म, CHCl3। क्लोरोफार्म लेने के लिए यहाँ पर हमें किसकी उपस्थिति रखनी पड़ती है? वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH की हमें उपस्थिति रखनी पड़ती है, तब रिएक्शन होती है। अब हमें बनाना क्या? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बनाने के लिए कार्बन की हम पहले 4 से बैलेंस ही पूरी कर देते हैं। यहाँ पर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि CH3 लगाए और नीचे भी हमें CH3 लगा देना है। ठीक है, CH3। अब हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन है, इसको हमने OH के रूप में लगा दिया। बचा क्या? CCl3, इसको यहाँ लगा दिया CCl3, और ये बच्चों हमारा बन गया क्लोरीटोन। बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बनाना है, क्लोरीटोन बन गया। यही क्लोरीटोन है बच्चों, चाहे तो आप इसका नाम नीचे लिख लें और वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीटोन। समझ में आया? अगली रिएक्शन देखिए, अगली बच्चों है रिएक्शन एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। एथिल अल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर। अब एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे आप इसको समझिए। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो पहली रिएक्शन आपने पढ़ी है, क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर लेंगे C2H5OH, क्या करेंगे? इसकी क्रिया करा देंगे, इसके हम 2 अणु ले लेंगे। किसके? 2 अणु ले लेंगे, लेकिन फिर हमें यहां पर उपस्थित रखनी पड़ेगी किसकी? सांद्र H2SO4 प्लस हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे हमारे पास बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 प्लस हमारे पास H2O, यानी कि जल निकल जाएगा। इसका नाम है बच्चों डाई एथिल ईथर। क्या नाम है बच्चों? डाई एथिल ईथर। समझ में आया? अब बच्चों हमने यहां तक पढ़ लिया, अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक टॉपिक बचा है बच्चों न्यूमेरिकल का, एक टॉपिक हमारा बचा है नेम रिएक्शंस का। तो बच्चों हमने ये दोनों टॉपिक जो हैं, 2 टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पहले कई बार पढ़ा है। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल हैं, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके पूरी किताब के मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा है एक एक करके, तो आप वो न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। अब नेम रिएक्शंस की बात आती है, तो नेम रिएक्शंस का भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख लेना। नेम रिएक्शंस मैंने लगभग 10 से 15 नेम रिएक्शंस पढ़ाई हैं, वहां पर मैं आपको वो सारी रिएक्शंस पढ़ाई जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कुछ शॉर्ट करता हूं तो उसमें मैं नेम रिएक्शंस को लगभग 30 से 40 नेम रिएक्शंस जो पूरी किताब
आपकी वो पढ़ा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन उनमें से 10 से 15 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, वो आप जाकर वहां पर देख लेना। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, न्यूमेरिकल में बता चुका हूं, आप वो न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, आपको 100% वहीं से न्यूमेरिकल फंसने वाले। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है इसमें, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका डाउट जो सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपका कोई भी डाउट होना चाहिए एनीथिंग, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेज दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर एसबी स्टडी क्लासेस पर आप भेज दीजिए, आपको वहां पर भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।